सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम देख रहे थे जनवरी से जुलाई संपूर्ण करंट अफेयर को। आज हम जो है देखेंगे आपका कुछ पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ करंट अफेयर देखेंगे। साथ में उससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट सूचकांक को भी देखेंगे और उसके बाद हम जनवरी से जुलाई तक के जितने भी हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक मिला है उन सभी जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को हम देखेंगे। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आप पहला जैसे मैंने बताया कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जो कि 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है इसको जारी किया था। और वर्ष 2023 के लिए इस रिपोर्ट में 4477 शहरों का मूल्यांकन किया गया है। 4477 शहरों में 61 छावनी है यानी जिन्हें कंटोनमेंट बोलते हैं, 61 छावनी है और 88 गंगा किनारे बसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं वो हैं। तो 4477 शहरों में 61 जो है आपकी कंटोनमेंट है और 88 जो हैं वह गंगा के किनारे बसे शहर हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इस वर्ष इंदौर के साथ सूरत भी इस स्थान पर है, तो ध्यान रखिएगा। अब शीर्ष जो 5 सबसे स्वच्छ शहर हैं 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बात हो रही है। तो वे शहर जिनकी जनसंख्या जो है 1 लाख से अधिक है उसमें सबसे स्वच्छ जो शहर है वह आपका इंदौर है, दूसरा सूरत है, तीसरा नवी मुंबई है और उसके बाद आपका चौथा जो शहर है वह है आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का और फिर 5वां है आपका भोपाल। तो इस तरीके से अगर देखें तो 2 मध्य प्रदेश का और 1 आपका गुजरात और 1 महाराष्ट्र और 1 आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से कुल 5 शहर जो आपको टॉप के हैं उनको ध्यान रखने हैं। उसके बाद शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ शहर जो जिनकी जनसंख्या जो है 1 लाख से कम है उसमें देख लें तो सासवड़ महाराष्ट्र, पाटन छत्तीसगढ़, लोनावाला महाराष्ट्र, कराड़ महाराष्ट्र, पंचगनी महाराष्ट्र। तो यह भी ध्यान रखिएगा। पाटन मुझे लग रहा है यहाँ पे गुजरात होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, गुजरात होना चाहिए। पाटन गुजरात में है, क्लियर नहीं है थोड़ा सा, है तो गुजरात में पाटन जिला। उसके बाद शीर्ष सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो है वह महू कैंट है, देवलाली कैंट है, देवलाली। उसके बाद अहमदाबाद कैंट है और सिकंदराबाद कैंट है, फिर अहमदनगर कैंट है। देवलाली के बारे में पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि वह कौन सी स्पेशल ट्रेन है जो सर्वप्रथम पहली ट्रेन थी जो देवलाली से दानापुर तक चलाई गई थी। तो वह पहली भारत की किसान ट्रेन थी, किसान रेल थी, भारतीय किसान रेल पहली थी और वह देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक चलाई गई थी, ध्यान रखिएगा। तो देवलाली सेकंड है आपका जो स्वच्छ सर्वेक्षण है और कंटोनमेंट कैटेगरी में है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद निम्न प्रदर्शन करने वाले 5 राज्यों को आप देख लीजिए। अरुणाचल सबसे लोएस्ट है, फिर मिजोरम है, फिर राजस्थान है, फिर नागालैंड है और फिर त्रिपुरा है। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष जो 10 राज्य हैं उनमें देख लीजिए। तो इसमें 2-4 ऊपर का आप
आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद अगर जिस स्टेट से आप हैं उसको ध्यान रख सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश का ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में। फिर उसके बाद है शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहर जो हैं, उसमें देख लिए यूपी का बोलबाला है, क्योंकि यूपी के जो है गंगा जी का जो प्रवाह है सबसे ज़्यादा यूपी स्टेट्स में ही हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है बेस्ट, फिर प्रयागराज है, फिर बिजनौर है, फिर उसके बाद उत्तराखंड का हरिद्वार, फिर कन्नौज, फिर पटना बिहार का, फिर ऋषिकेश उत्तराखंड, फिर उसके बाद कानपुर उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजमहल झारखंड का और साहिबगंज झारखंड का। तो इस तरीके से गंगा के किनारे बसे बेस्ट 10 शहरों में कौन से हैं आपको ध्यान रखने हैं। स्वच्छ सबसे स्वच्छ राज्य का जो पुरस्कार मिला है वह महाराष्ट्र को मिला है। यहाँ 89.24% घर घर कचरा संग्रहण किया गया और 67.76% स्रोत पृथक्करण से हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाला शहर चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान मिला और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार रेटिंग शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन किया गया, जिसका शीर्षक है नया संकल्प नया प्रकल्प। इसे आवाज किसने दिया है? प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने। तो स्वच्छ सर्वेक्षण भी ध्यान रखना है, 2023 का है, 2024 में आया जनवरी में। फिर है यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है यह रिपोर्ट, इसको भी ध्यान रखना है। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 9वें संस्करण के अनुसार पर्यावरण, स्वास्थ्य और भूख के SDG में दुनिया पिछड़ रही है। 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों SDG जैसे कि गरीबी में कमी, भूख उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण को प्राप्त करने में दुनिया काफ़ी पीछे चल रही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में रिपोर्ट के अनुसार 17 जो आपके सतत विकास लक्ष्य हैं में से कोई भी लक्ष्य जो है 2030 तक हासिल करने के लिए ट्रैक पर नहीं है। कोई भी देश इन 17 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2023 तक तो अभी नहीं दिख रहा है। उसके बाद ही कोई पहले सबसे पहले आप 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनको एक बार देख लीजिए, जिसमें पहला है नो पॉवर्टी यानी गरीबी को हटाना, फिर है जीरो हंगर भुखमरी को हटाना, फिर है गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, फिर है क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वलिटी, फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और फिर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उसके बाद है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर है नौवां आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी यानी असमानता को कम करना, ये 10वें नंबर का है। उसके बाद 11वां है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, सतत शहरों को जो है सतत बनाना और समुदायों को सतत बनाना, ये आपका 11वां है। फिर है 12वां सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन यानी सतत उपभोग और उत्पादन, यह है। उसके बाद है क्लाइमेट एक्शन, आपका जो है 13वें नंबर का है। 14 है लाइफ बिलो वाटर यानी जल के नीचे जीवन। उसके बाद है 15 लाइफ ऑन लैंड। उसके बाद है 16 पीस एंड जस्टिस और अंतिम है आपका 17वां पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इस तरीके से 17 सतत विकास लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनको आपको भी ध्यान रखना है। पूछा गया है 2-4 बार, पीसीएस के एग्जाम में भी आया है, हर एग्जाम में आ जाता है, वो भी मैचिंग में ज़्यादा पूछा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर 2015 से 5 एसडीजी लक्ष्य जिन पर अधिकतम देशों ने प्रगति से विपरीत प्रदर्शन किया है उनमें मोटापा दर एसडीजी 2 के अंतर्गत है आपका। फिर है प्रेस स्वतंत्रता एसडीजी 16 के तहत है। फिर लाल सूची सूचकांक एसडीजी 15 के तहत है। फिर अस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन एसडीजी 2 के तहत है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एसडीजी 2 के तहत शामिल हैं। तो इसमें
अधिकतम देशों ने प्रगति से विपरीत प्रदर्शन किया है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 2020 से एसडीजी की प्रगति स्थिर रही है और विशेष रूप से कुछ एसडीजी लक्ष्यों जैसे शून्य भुखमरी जो एसडीजी 2 के अंतर्गत है, संधारणीय शहर और समुदाय एसडीजी 11 और पानी के नीचे जीवन एसडीजी 14 और जमीन पर जीवन और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान एसडीजी 16 ट्रैक से उतर चुके हैं, यानी ये ट्रैक पर ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कोविड-19 महामारी ने वर्तमान चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा को प्रभावित किया है, यानी जीवन प्रत्याशा कम हो गई है। रिपोर्ट में पाया गया कि नॉर्डिक देश एसडीजी उपलब्धि में अग्रणी बने हुए हैं। ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका मजबूत प्रगति दिखा रहे हैं, जबकि गरीब और कमजोर देश बहुत पीछे हैं। रिपोर्ट ने 2024 एसडीजी सूचकांक के आधार पर उपरोक्त निष्कर्षों का समर्थन किया, जो सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में एसडीजी प्रगति का आकलन करता है। अब इसमें जो रैंक है उसमें फिनलैंड शीर्ष पे है, उसके बाद स्वीडन दूसरा, डेनमार्क तीसरा, जर्मनी चौथा, फ्रांस पांचवा। लेकिन फिर भी इन देशों को विभिन्न एसडीजी हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2015 से ब्रिक्स देश और ब्रिक्स प्लस देश जैसे मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में औसत एसडीजी प्रगति विश्व औसत से तेज रही है। ब्रिक्स देशों में तथा इन देशों में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई में क्या हुआ है, प्रगति औसत से तेजी है। 2024 एसडीजी सूचकांक में भारत का जो स्कोर है 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वां स्थान है। बस यही आपको ध्यान रखना, 109वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास रिपोर्ट में सबसे नीचे के 3 देश जो हैं वह आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। ये 3 देश हैं जो बिल्कुल लोवेस्ट पे हैं। फिर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा दुनिया के 120 देशों पर आधारित वैश्विक ऊर्जा सूचकांक रिपोर्ट जो है जारी की। ऊर्जा संक्रमण का वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश या समाज पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, तेल और गैस आदि से नवाचारी यानी इनोवेटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा, और इसमें परमाणु ऊर्जा भी मिला दीजिए। इस तरीके की जो इनोवेटिव ऊर्जा हैं जो सतत हैं उनकी तरफ ही उन्मुख होना ही क्या बताता है, ऊर्जा संक्रमण बताता है। तो यह ध्यान रखिएगा 120 देशों के इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 63 रैंक है। ध्यान रखिएगा भारत की रैंक 63 है 120 देशों में। पिछले साल भारत की रैंक 67 थी, यानी सुधार हुआ कितने कितने प्लेसेस का, 4 स्थानों का सुधार किया भारत ने। अब विश्व आर्थिक मंच के अनुसार भारत ने ऊर्जा इक्विटी, सुरक्षा, स्थिरता में बेहतर प्रदर्शन किया है। डब्ल्यूईएफ ने स्वच्छ ऊर्जा और संरचना में भारत द्वारा की गई प्रगति की जो है प्रशंसा की, जहां नवीकरण ऊर्जा और बायोमास इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता का 42% हिस्सा है, जिसमें वह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय बाजार बन गया है। ध्यान रखिएगा 2024 की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष देशों में सबसे पहले जो है की तरह यूरोपीय देशों का आधिपत्य है, यानी डोमिनेंस है। एक बार फिर स्वीडन जहां शीर्ष स्थान पर है, वहीं उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस का स्थान है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में 120 में से 107 देशों ने ऊर्जा संक्रमण में बढ़त प्राप्त की है। हालांकि आर्थिक स्थिरता, अस्थिरता, भू राजनीतिक तनाव और तकनीकी बदलाव के कारण समग्र गति धीमी हो गई है। सूचकांक में बड़े विकासशील देशों में चीन 17वें, ब्राजील 12वें और वहीं भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 113वें नंबर पर है, बांग्लादेश 109वें स्थान पर है, नेपाल 100वें स्थान पर है, श्रीलंका 69वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में सबसे नीचे कांगो है 120वें, लास्ट, सेकंड लास्ट है यमन और उसके बाद 118वें नंबर पर तंजानिया है। अब है वैश्विक शांति सूचकांक, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचकांक होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा 11 जून 2024 को प्रकाशित किया गया। इसमें कितने
63 देशों या क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। इस क्षेत्र में दुनिया की 99.7% की आबादी रहती है। सूचकांक के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर 2024 में 0.56% कम हुआ है। यह शांति के स्तर में गिरावट का लगातार पांचवा वर्ष है। इस वर्ष में 65 देशों में शांति में सुधार हुआ है, जबकि 97 देशों में इसमें गिरावट आई है। 65 देशों में शांति और बढ़ी है, जबकि 97 देशों में अशांति बढ़ी है। तो ध्यान रखिएगा, सूचकांक में आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। इसके बाद आयरलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है और फिर सिंगापुर है। दुनिया के सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में यमन शीर्ष पर है, उसके बाद सूडान है, फिर अफगानिस्तान है और फिर यूक्रेन है। तो सबसे अशांत यानी लोवेस्ट शांत, सबसे अशांत यमन है। आपको ध्यान रखना है। सूचकांक में भारत को 5 स्थान के सुधार के साथ 2.319 के स्कोर के साथ 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि यह भी कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं है, लेकिन 5 स्थान का सुधार हुआ है 5 प्लेसेस में। यह रैंकिंग जो 3 मानदंडों सामाजिक सुरक्षा, संरक्षा, चल रहे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा और सैन्यीकरण की डिग्री में समाहित संकेतकों पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचकांक होता है। एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ एंड साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा 5 जून 2024 पर्यावरण के दिन मोदी जी ने एक अभियान भी शुरू किया है, एक पेड़ माँ के नाम। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पर्यावरण दिवस के दिन विश्व के 180 देशों का जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। सूचकांक में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जो पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से केवल ऊपर है। 2022 के सूचकांक में भारत अंतिम स्थान पर था। ध्यान रखिएगा। अभी हालांकि बहुत स्थिति सही नहीं है। 180 देशों में 176 है, यानी 3 ही देश हैं जो इनसे ऊपर हैं। तो ध्यान रखिएगा, बस इनसे नीचे हैं, यानी रैंक में सबसे नीचे हैं। वैश्विक स्तर पर इस्टोनिया की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 59% की कमी लाकर सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद फिनलैंड है, फिर ग्रीस है और फिर है तिमोर लेस्ते और फिर है यूनाइटेड किंगडम। ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भारत को वायु गुणवत्ता, अनुमानित उत्सर्जन और जैव विविधता तथा आवास के मामले में सबसे निचले स्थान वाले देशों में रखा गया है। ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है भारत। ईपीआई के कई संकेतकों में भारत के पिछड़ने का मुख्य कारण इसकी कोयले पर भारी निर्भरता है, जो न केवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देता है, बल्कि वायु प्रदूषण स्तर को भी बढ़ाता है। वायु गुणवत्ता में भारत 177वें स्थान पर है और 2025 तक अनुमानित उत्सर्जन में 172वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 11 श्रेणियों में देशों का मूल्यांकन करता है, जिसमें शामिल है वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता और आवास, जलवायु परिवर्तन, उत्सर्जन, ऊर्जा उपभोग, उपयोग, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, सेवाएं, सतत विकास संकेतकों पर, यानी कुल 11 श्रेणियों में देशों का जो है मूल्यांकन इसमें किया जाता है। फिर है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी। 26 जून 2024 को कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी ये तेंदुआ सफारी है ये, इसका उद्घाटन किया गया। यह भारत की तीसरी तेंदुआ सफारी है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार इस सफारी के लिए 20 हेक्टेयर क्षेत्र का सीमांकन और बाड़बंदी की गई है। सफारी के लिए 8 तेंदुओं को खुले वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। इस तेंदुआ सफारी का क्षेत्र प्राकृतिक चट्टानी शैलों और अर्ध पर्णपाती वन के साथ उबड़-खाबड़ भूभाग से बना है। सफारी के भीतर 4 एकड़ जमीन को सोलर फेंस का उपयोग करके अलग किया गया है, ताकि जानवरों को उनके वातावरण के अनुकूल होने में मदद मिल सके। वर्ष 2024 में बन्नेरघट्टा जैव उद्यान को बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करके कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधीन लाया गया और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क को इसको जो है 1974 में राष्ट्रीय उद्यान
घोषित किया गया है। अगर बात करें तेंदुआ, तो सबसे ज़्यादा तेंदुआ मध्य प्रदेश में है। वहीं हिम तेंदुआ की बात करें तो वह लद्दाख में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं और हिम तेंदुए सबसे ज़्यादा लद्दाख में हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद है वेटलैंड, जो कि आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन या क्या है, जनवरी 2024 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना हेतु भारत के 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए हैं। इनमें कौन कौन सा शहर है? मध्य प्रदेश का इंदौर व भोपाल है तथा राजस्थान का उदयपुर है, इसमें शामिल है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देते हुए वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्यों के अनुरूप है। यह एक स्वैच्छिक मान्यता प्राप्त प्रणाली है जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा कॉप 12 सम्मेलन के दौरान उन शहरों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा उसके उपयोग को बढ़ावा देना है। नोट है आपका, इंदौर शहर की बात करें तो यह होलकर राजवंश द्वारा स्थापित किया गया और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इस शहर में सीरपुर झील, जो कि आर्द्रभूमि स्थल है। भोपाल भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, जहाँ भोज आर्द्रभूमि स्थित है। उदयपुर शहर के समीप 5 प्रमुख आर्द्रभूमियां हैं, जैसे पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ये इस तरह की 5 आर्द्रभूमियां हैं। आर्द्रभूमि एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे, तो यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका आयुसीएन द्वारा पहला उल्फ का मूल्यांकन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट के तहत पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है और इसे असुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी के लिए इसका मूल्यांकन जो है 27 जून 2023 को किया गया था। हिमालयन वुल्फ, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपस चांको, या हिमालय में पाया जाने वाला एक प्रमुख ल्यूपिन शिकारी है। आकार के आधार पर इसकी अनुमानित आबादी 2275 से 3792 के मध्य है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है, जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। ये आनुवंशिक रूप से भूरे भेड़ियों से भिन्न होते हैं, ध्यान रखिएगा, भूरे भेड़ियों से भिन्न होते हैं। उत्तर भारत में यह केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। फिर है फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट, जैसा कि फ्लोरा होता है, वनस्पतियों को फ्लोरा बोलते हैं और जीव जंतुओं को फौना बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौना। तो 30 जून 2024 को कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत के जीव जंतुओं चेकलिस्ट पोर्टल फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट का शुभारंभ किया गया है। इस कदम के साथ भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक सूची तैयार की है। इसमें कितने हैं? 1,04,561 प्रजातियां शामिल हैं तथा इस प्रकार भारत ने जैव विविधता दस्तावेजीकरण में स्वयं को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। यह सूची जैव विविधता में परिवर्तनों को ट्रैक करने और संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। जीव जंतुओं की यह सूची वर्गीकरण वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, संरक्षण प्रबंधकों और नीति निर्माताओं के लिए एक अमूल्य संदर्भ होगी। यह सरकार को पूरे भारत में वन्यजीव संरक्षण, आवास संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के लिए अधिक प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने में मदद करेगी। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस अवसर पर 2023 में नवीन खोजी गई प्रजातियों से संबंधित आंकड़े भी जारी किए गए हैं। मणिपुर में जैसे हल्दी की एक नई प्रजाति करकुमा कॉन्ग और पश्चिम बंगाल में फूल वाला पौधा जिसे बोलते हैं एसिस्टासिया बेनुई, उन पौधों
और जंतुओं की प्रजातियों में शामिल हैं जिन्हें 2023 में भारत में खोजा गया है। 2024 में बहुत सारी खोज हुई हैं। उनको किसी एक क्लास में संपूर्ण जितने भी जीव जंतु, फूल, जानवर या कुछ भी जो है जिनका नई खोज हुई है उनको एक क्लास में रखेंगे। तो 2023 में भारतीय जीव जंतुओं में 641 नई प्रजातियां जोड़ी गई, जिनमें 442 पूरी तरह से नई प्रजातियां शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। शिखर सम्मेलन कौन सा? पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन यानी एनिमल टैक्सोनॉमी समिट का भी उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा 1 से 3 जुलाई के मध्य कोलकाता में किया गया है। फिर है महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अट्टापाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2024 में सांगली जिले के अट्टापाडी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की जो घोषणा की। इसका नाम अट्टापाडी संरक्षण रिजर्व है। यह महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र में वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कदम है। अट्टापाडी संरक्षण रिजर्व सांगली जिले की वन भूमि में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी पुल बनाता है जो पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र को उत्तर पूर्व में मालधोक पक्षी अभयारण्य से जोड़ता है। यह कनेक्टिविटी क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही और आनुवंशिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। जैव रिजर्व विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की मेजबानी करता है। इसमें 3 प्रकार के वन क्षेत्र शामिल हैं, जैसे अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। तो ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्र 36 वृक्ष प्रजातियों, 116 जड़ी बूटियों की प्रजातियों, 15 झाड़ी प्रजातियों, 14 बेल प्रजातियों और 1 परजीवी पौधे का घर है। अट्टापाडी संरक्षण रिजर्व का एक मुख्य उद्देश्य विविध स्तनधारियों जैसे भेड़ियों, सियार, हिरण, लोमड़ी, सिवेट, खरगोश और अन्य प्रजातियों के आवास को संरक्षित करना है। रिजर्व की स्थापना इन वन्यजीव गलियारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो अट्टापाडी को संरक्षण रिजर्व घोषणा की गई है। यूरोपीय संघ ने प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दी है। यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए बहुचर्चित संरक्षण कानून को 17 जून 2024 को मंजूरी प्रदान की। इस कानून का उद्देश्य आवासों को उनके प्राकृतिक स्थिति में बहाल करना, साथ ही जंगलों को फिर से उगाना है। दलदलों को गीला करना, जैसे वेटलैंड जो हैं उनको गीला करना, नदियों को उनकी प्राकृतिक मुक्त प्रवाह अवस्था में वापस लाना। इस कानून के पक्ष में 20 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने मतदान किया, जो 66% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। संरक्षण कानून यूरोपीय संघ के लिए 2023-2030 तक ब्लॉक के कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को बहाल करने और 2050 तक बहाली की आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। तो इसके लक्ष्य भी आपको ध्यान रखने हैं। 2030 तक ब्लॉक के कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को बहाल करने और 2050 तक बहाली की आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को जो है बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित इसमें किया गया है। इसका उद्देश्य यूरोप के प्राकृतिक आवासों की गिरावट को रोकना है। कानून ने पीटलैंड, दलदली भूमि जैसे विशिष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं जो CO2 उत्सर्जन को रोक सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद कर सकते हैं। कानून द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किए गए अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों में वन, घास के मैदान, आर्द्र भूमि, साथ ही नदियां, झीलें और प्रवाल बेड शामिल हैं। सदस्य देशों को 2030 तक नए कानून के अंतर्गत आने वाले कम से कम 30% आवासों को खराब से अच्छी स्थिति में लाना है। यूरोपीय संघ के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में लगभग 80% आवास खराब स्थिति में है। इसके अलावा 10% मधुमक्खी और तितली प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। साथ ही 70% मिट्टी अस्वस्थ अवस्था में। सोचिए आप 70% वहाँ की जो सॉइल है वह अनहेल्दी है, तो वहाँ प्रोडक्शन और वो
कैसे होगा आप ध्यान रखिएगा। फिर है बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस का गठन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन की शुरुआत की है। गठबंधन की पहली बैठक 3 जून 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई है, ध्यान रखिएगा। फार्मास्यूटिकल्स एक प्रकार की चिकित्सीय दवा है जो जीवित प्राणियों के अंगों और ऊतकों, सूक्ष्मजीवों, पशुद्रवों और आनुवंशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करके बनाई जाती है। यह उन दवाओं से अलग है जो विभिन्न रसायनों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। जैसा कि बायो, बायो शब्द जहाँ लग गया वहाँ संबंधित है कि वहाँ किसी जीवन से संबंधित चीज़ें हैं और उसमें पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब शामिल होंगे। बायो है, बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस बना है, ध्यान रखिएगा। इन दवाइयों के उत्पादन के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है जो मुख्य रूप से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड क्या प्रोटीन को ही बनाता है, तो डीएनए, आरएनए और एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। यह अनुमान है कि अगले 5 से 10 वर्ष में विकसित की जाने वाली लगभग 50% चिकित्सा दवाएं बायोफार्मास्यूटिकल्स होंगी। इस गठबंधन का उद्देश्य दवा आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना और विस्तृत आपूर्ति श्रृंखला मानचित्र तैयार करना है। साथ ही बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण भी करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है प्लास्टिक रिसाइक्लिंग एंड स्थिरता पर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ 7 जुलाई तक, 4 से 7 जुलाई के मध्य नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग एंड स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन यानी ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइक्लिंग एंड सस्टेनेबिलिटी का आयोजन किया गया। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा इसकी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक के उपयोग, पर्यावरण पर इसके प्रभाव, अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाने वाले अभिनव समाधानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना था। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग एवं स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ तथा रसायन एवं पेट्रोकेमिकल निर्माता संघ दोनों ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। इसका आयोजन स्थल भी ध्यान रखना है आपको, नई दिल्ली में होगा। फिर है फिलीपींस हानि एवं क्षति कोष बोर्ड की मेजबानी करेगा। हानि एंड क्षति कोष, लॉस एंड डैमेज फंड बोलते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड बोलते हैं। तो जुलाई 2024 में संयुक्त राष्ट्र वार्ता के तहत बनाए गए हानि एवं क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी के लिए फिलीपींस को चुना गया है। यह वैश्विक तापन के प्रभाव से उबरने और पुनर्निर्माण के लिए देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जून 2024 में विश्व बैंक के बोर्ड ने बैंक को 4 वर्ष के लिए कोष के अंतरिम मेजबान के रूप में कार्य करने की योजना को मंजूरी दी थी। कौन मन इस कोष का मेजबानी कौन कर रहा है, यानी कोष का संचालन देखरेख कौन करेगा? वह करेगा विश्व बैंक, और 4 वर्ष के लिए इसको दिया गया है यह काम। इस कोष की स्थापना 2022 मिस्र के शर्म अल शेख यानी कॉप 27 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्थापना की घोषणा इसी में की गई थी। यह एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है जिसे जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव पुनर्वास का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहाँ पे जलवायु परिवर्तन विकट स्थिति में है, जो तटीय देश हैं, जो द्वीपीय देश हैं, वहाँ पे क्योंकि जलवायु परिवर्तन का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अगर वहाँ समुद्री जल स्तर बढ़ा तो वे द्वीपीय देश डूब ही जाएंगे। तो इसीलिए फिलीपींस को मेजबानी दी गई है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वह द्वीपीय देश हैं और जो द्वीपीय देश हैं उन्हीं को ऐसे वित्तीय संसाधनों की बहुत ही आवश्यकता है ताकि वो जो है अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को हल कर सकें। अब विकसित देश तथा अन्य निजी एवं सार्वजनिक स्रोत इसका वित्त पोषण करते हैं।
विकसित देश कौन करेगा? लॉस एंड डैमेज फंड में जो वित्त पोषण करेंगे वो विकसित देश व अन्य कोई निजी एवं सार्वजनिक कंपनी हो, स्रोत हो या कोई भी हो, तो उसमें इसका वित्त पोषण करेगा। और विश्व बैंक निधि समन्वय और संसाधन आवंटन की देखरेख करता है, तो विश्व बैंक इसकी देखरेख करेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम प्रारंभ करते हैं जनवरी से जुलाई तक के सभी जितने भी जो है आपके जीआई टैग प्राप्त हैं, यानी इनको बोलते हैं ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। शॉर्ट में आप इसको जीआई टैग बोलते हैं। जीआई टैग होता क्या है? ऐसे यह एक विशिष्ट नाम है या चिन्ह है समझ लीजिए, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के किसी उत्पाद को दिया जाता है, और वह सामान्य उत्पाद नहीं बल्कि उस उत्पाद में भी कोई विशेषता हो, स्वाद में विशेषता हो, उसके निर्माण में विशेषता हो, यानी वह अद्वितीय उत्पाद हो, तो उसको या एक चिन्ह के रूप में उस उत्पाद को दिया जाता है। और इसको जीआई जो टैग मिलता है वह आपका 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए। और इसको वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, जो कि पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 का है, 1999, उसके तहत इसमें पंजीकरण और संरक्षण इसको दिया जाता है जीआई टैग को। और इसका जो टैग जो प्रदान करता है, कौन करता है? वह वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के जो आपका विभाग है, डीपीआईआईटी बोलते हैं, यानी उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, डीपी आई डीपीआईआईटी बोलते हैं। आईआईटी यह किसके अंतर्गत है? आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का अधीन है। और यही डीपीआईआईटी जीआई टैग प्रदान करता है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अधिनियम भी ध्यान रखना है, 1999 है। और अगर जीआई टैग ऑफिस की बात करें तो इसकी ऑफिस जो है आपकी वह चेन्नई में है, तमिलनाडु के चेन्नई में। अब हम देखते हैं जो जनवरी से जुलाई तक के जीआई टैग जितने भी उत्पादों को मिला है उनको पूरा समग्र उनका अध्ययन करेंगे। तो अब प्रारंभ करते हैं। अब पहला है असम राज्य। असम राज्य के बहुत सारे जीआई टैग उत्पाद मिले हैं इनको। तो पहला है आपका बिहू ढोल। बिहू ढोल इसको मिला। फिर उसके बाद है असमिया जापी। असमिया जापी क्या है? यह टोकोई पाट तथा बांस से बनी टोपी होती है, टोपी है यह, टोपी, इसको बोलते हैं असमिया जाप। फिर है सारथे बारी धातु शिल्प, सारथे बारी धातु शिल्प। उसके बाद है पानी मेटका क्राफ्ट। यह क्या है? यह जलकुंभी से बनती है, जलकुंभी जानते होंगे, जलकुंभी से बनने वाला यह उत्पाद है। उसके बाद है आपका मिसिंग हथकरघा उत्पाद, मिसिंग हथकरघा उत्पाद। उसके बाद है असार असारी कांडी टेराकोटा सेल्फ। फिर आगे कुछ उत्पाद हैं जो बोडो समुदाय, जो वहाँ की असम की समुदाय है, बोडो समुदाय, उनसे संबंधित कुछ उत्पाद हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो उसमें कौन सा है, कौन कौन से उत्पाद हैं बोडो समुदाय से रिलेटेड? तो पहला है आपका जोथा, जोथा। उसके बाद में है गमसा, या गमछा है, वहाँ पे गमसा बोलते हैं, या गमछा, गमछा जो हम लोग बोलते हैं। फिर है गोंगोना। फिर है दो खोना। फिर है आपका सिफुंग, सिफुंग, सिफुंग दो खोना, ध्यान रखिए। फिर है शेरजा। फिर है खारदवी। फिर है खाम। फिर गोंगर दुंजिया, गोंगर दुंजिया। फिर उसके बाद थोरका। फिर है केराडा पानी। फिर है जमगरा। फिर है एरी इंडी सिल्क। तो ये सारे उत्पाद हैं, इसमें बहुत शब्द आपको नहीं ध्यान रखने हैं, बस कुछ महत्वपूर्ण, जैसे ढोल है, पानी मेटका क्राफ्ट है, असमिया जापी जो टोपी होती है उसको भी ध्यान रख लीजिए। अब इनमें से जो ये 13 जो बोर्डों से संबंधित थे, इसमें 3 आपके कृषि उत्पाद हैं। जैसे कौन कौन से हैं? गोंगर है, गोंगर दुंजिया है, केराडा पानी है। एक मिनट में इसको सही से बताते हैं। गोंगर दुंजिया है, केराडा पानी है, और उसके बाद खारदवी है, खारदवी।
ये 3 आपके जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जबकि इसमें से 6 संगीत वाद्य यंत्र भी हैं। कौन-कौन से हैं? खाम है, सेरजा है, खाम यह आपका खाम है, सेरजा है, थोरका भी है, उसके बाद में सिफुंग भी है, उसके बाद में आपका गोंगोना भी है। गोंगोना यहाँ पे देख लीजिए, ये गोंगोना है। फिर उसके बाद में आपका जोथा हो गया, सिपुंग हो गया। 6 उत्पाद ऐसे हैं जो संगीत वाद्य यंत्र हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है आपको। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गोंगर, दुंजिया, केरडा पानी तथा खारदवी। उसके बाद संगीत वाद्य यंत्र कौन से हैं? खाम, सेरजा, जोथा, गोगोना, सिफुंग तथा थोरका। असम का जो है माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, इसे सोची पाट कहा जाता है। यह हस्त निर्मित कागज पर बनाया जाता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद है आपका 21वां नंबर का आपका असम का माजुली मुखौटा। इसकी उत्पत्ति जो है शंकर देव, संत शंकर देव से मानी जाती है। यह सत्रिया संस्कृति से भी जुड़ा हुआ माना जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य के जीआई टैग देख लेते हैं फटाफट। तो त्रिपुरा का पाचरा रिंगनई वस्त्र है एक। फिर है त्रिपुरा रेशा टेक्सटाइल है। फिर उसके बाद त्रिपुरा माता बारी पेड़ा है। यह पेड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिपुरा जिसका नाम वहाँ की देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर इस राज्य का त्रिपुरा पड़ा, तो उन्हीं माता जी के मंदिर में यह माता बारी पेड़ा जो है त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर में या माता बारी पेड़ा चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा माता बारी पेड़ा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माता बारी पेड़ा पूछ लिया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 3 आपके ये उत्पाद त्रिपुरा के हो गए। फिर मेघालय राज्य के जीआई टैग उत्पाद देख लेते हैं। इसमें है आपका गारो डकमंडा वस्त्र, गारो डकमंडा वस्त्र है। फिर है मेघालय निर्णई या पॉटरी है। फिर है चुबच्ची। चुबच्ची क्या है? ये चावल की शराब है, चावल से बनने वाली शराब है। पी लो और चुपके से बैठे रहो। चुपच्ची है ये, चुपच्ची, चुबच्ची है चावल, बहुत खतरनाक चीज है ये। तो यह चावल। फिर है लकाडोंग की हल्दी। हल्दी बहुत सारे आपके राज्यों की है, जैसे इरोड की हल्दी को भी जीआई टैग मिला था। इरोड, इरोड तमिलनाडु का इरोड हल्दी, इनको भी जीआई टैग प्राप्त है। ऐसे ही एक कंधमाल, उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को भी जीआई टैग प्राप्त है। अब यह लकाडोंग हल्दी आपको ध्यान रखना है, मेघालय का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लकाडोंग हल्दी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब देखेंगे पश्चिम बंगाल के कुछ जीआई टैग उत्पाद हैं, पश्चिम बंगाल के। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें बांग्लार मलमल, मलमल है यह पश्चिम बंगाल का। यह कपास से बना एक हस्तशिल्प होता है। फिर है सुंदरबन का प्राकृतिक शहद, शहद है सुंदरबन का प्राकृतिक शहद। उसके बाद है जलपाईगुड़ी का काले नूनिया चावल, चावल है यह। फिर है मुर्शिदाबाद की गराड साड़ी। फिर है पूर्वी वर्धमान जिले का कोरियल साड़ी। फिर है उसके बाद नदिया का तंगेल साड़ी। 3 तो साड़ी हैं इसमें। फिर एक चावल है और एक शहद है और एक मलमल है, यानी कपास से बना जो है आपका हस्तशिल्प है। तो पश्चिम बंगाल का भी ध्यान रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश के रतलाम रियामा का लहसुन, गार्लिक को भी जीआई टैग मिला है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग कुछ देख लेते हैं, जैसे सिंगफो फ्लाप, यह चाय है, पेय पदार्थ है। उसके बाद में आपका दाओ वस्त्र है, दाओ। फिर है आदि अपोंग, यह पेय पदार्थ है, दाओ वस्त्र। अंगन्यात मोटा अनाज है, ये मिलेट। फिर मारुआ अपो, यह मोटे अनाज से बना पेय है। अब देखिए आपातानी वस्त्र, जितनी जनजातियां थी उनके वस्त्र थे उनको भी दे दिया गया। जैसे अरुणाचल में आपातानी जनजाति है तो आपातानी वस्त्र, मोनपा जनजाति है मोनपा वस्त्र, आदि वस्त्र, आदि भी जनजाति है, गैलो भी जनजाति है। और उसके बाद में खामती, ताई खामती, ताई खामती वस्त्र, इसको भी मिला। खामती चावल को भी मिला था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, खामती चावल, पिछले वर्ष खामती चावल को भी मिला था। और अरुणाचल के याक चुरपी, ये क्या होती है? याक के दूध से बनी हुई जो
दूध का प्रोडक्ट है ये, पनीर होता है पनीर। तो खामती चावल, याक चुरपी पनीर, इसको भी मिला था। फिर उसके बाद में नीसी वस्त्र, नीसी जनजाति भी है, तो ये सारी जनजातियों के जितने वस्त्र थे इनको भी मिला नीसी वस्त्र। फिर मोनपा हस्तनिर्मित कागज है ये। फिर आदि केकिर है, यह केकिर है, आदि केकिर। और यह क्या है? अदरक है। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, अदरक। अदरक अरुणाचल प्रदेश का अदरक, आदि केकिर। फिर उसके बाद है आपका तिब्बती हस्तनिर्मित कालीन है, यह कालीन है। उसके बाद है वांचो, लकड़ी का शिल्प है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो लगभग 15 हो गए, 15 अरुणाचल में। ज़्यादातर 2024 में अभी तक जो जीआई टैग मिले हैं उनमें ज़्यादातर मिले हैं आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। और फिर उसके बाद यूपी है। जुलाई तक बात करें तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला यूपी राज्य हो गया है। 75 जीआई टैग इस यूपी राज्य के प्रोडक्ट को मिल चुके हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है उड़ीसा राज्य के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद देख लेते हैं। तो इसमें पहला है लौंजिया सोरा पेंटिंग है। फिर है सिमली पल की काई चटनी, या चींटियों से बनने वाली चटनी है। लाल चींटी होती हैं छोटी छोटी, उन्हीं से बनती है चटनी। आप लोग, जो लोग उड़ीसा से हों, खाते हों, वो ज़रूर बताएं कि कैसे लगती है, कैसा टेस्ट होता है जिसको जीआई टैग मिला है। चींटी की चटनी बहुत अच्छा, इसका जो है एक कहावत बन सकती है। चलिए फिलहाल ढेंकनाल मगजी जो खाद्य पदार्थ है इसको भी जीआई टैग मिला है। फिर है डुंगरिया कौंद कढ़ाई सॉल, इसको भी मिला है। नया गढ़का जो है कांटेई मुंडी बैगन, या बैगन है, इसको मिला है, यह भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट होगा ये ध्यान। फिर है खजूरी गुड़, जुड़ नहीं है या गुड़ है, गुड़, गुड़ को मिला है। फिर है कोरापुट का काला जीरा चावल, तो यह भी ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश का देख लीजिए आप फटाफट, बनारस की तिरंगी बर्फी, इसको मिला है जीआई टैग। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह जो है आपकी स्वतंत्रता आंदोलन के समय या किसी स्थानीय जो है उसके द्वारा बनाई गई थी। जब अंग्रेज हुकूमत ने क्या किया था, किसी को तिरंगा लेकर चलने से, तिरंगा लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी थी। तो उसी समय किसी स्थानीय निर्माता ने इसको, बनारस की तिरंगी बर्फी को बनाया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तिरंगी बर्फी। उसके बाद है बनारस की ढलाई शिल्प, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है। फिर पिलखुआ हापुड़ का हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल है। लखीमपुर खीरी में, जानते हैं आप कि जो आपके तराई क्षेत्र हैं हिमालय के, उसमें लखीमपुर जिला भी आता है। तो वहाँ तराई में जो थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो थारू कढ़ाई यह भी मिला है। बरेली का बेंत और बांस प्रसिद्ध है, इसको भी दे दिया गया है। बरेली का जरदोजी भी प्रसिद्ध था, इसको भी दे दिया गया है। उसके बाद में आपका कठिया गेहूँ, इसको भी दे दिया गया है। बनारस की ठंडई, इसको भी दे दिया गया है। काठिया गेहूँ जो है ये आपका, इसको ध्यान रख लीजिएगा, जो ये काठिया गेहूँ है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कहाँ का है? काठिया गेहूँ ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है तथा प्रोटीन इसमें अधिक पाया जाता है। और यह कम पानी में भी उगाया जा सकता है, कम पानी में भी उगाया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, प्रोटीन अधिक है, तो ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे? बुंदेलखंड में। फिर है बनारस ठंडई हो गया। बनारस लाल भरवा मिर्चा, बनारस के बहुत सारे उत्पादों को मिला है, ध्यान रखिएगा। बनारस लाल भरवा मिर्चा, बनारस लाल पेड़ा, बनारसी भित्ति चित्र। उसके बाद में हनुमानगढ़ी बेसन का लड्डू, या अयोध्या के हनुमानगढ़ी का लड्डू है, अयोध्या के हनुमानगढ़ी का बेसन लड्डू। उसके बाद है बनारस की शहनाई को भी दे दिया गया है। उसके बाद बनारस के तबले को भी दे दिया गया है। और चिरई गांव का करौंदा, यह भी बनारस में ही है, यह भी बनारस में ही है, इसको भी दे दिया गया है। उसके बाद जौनपुर के इमरती को दिया गया है, इमरती, जलेबी की बहन है इमरती, इसको भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। गुजरात राज्य के जीआई टैग उत्पाद देख लेते हैं। अंबाजी में खनन किए गए मरमर है, ये सफ़ेद संगमरमर, इसको दिया गया है। उसके बाद में अजराक, अजराक क्या है? कच्छ गुजरात की प्राकृतिक रंगों से कपड़ों पर ब्लॉक कढ़ाई है, या इसको दिया गया।
फिर है कच्छ का, कच्छ जिले का रोगन क्राफ्ट कपड़े पर तेल आधारित पेंटिंग होती है, यह है। उसके बाद कच्ची खरेक। अब इसमें से देख लीजिए आप, 3 उत्पाद आपके जो हैं गुजरात के, वह कच्छ जिले से ही संबंधित हैं। तो कच्ची खरेक या कच्छ का ही खजूर का उत्पाद है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। फिर है मिराज तानपुरा को जीआई टैग मिला है, या सांगली महाराष्ट्र का उत्पाद है। सांगली की भी हल्दी शायद फेमस है, सांगली। आप लोग बताइएगा फेमस है कि नहीं। इसको भी जीआई टैग मिला है, सांगली की हल्दी। नरसापुर क्रोचेट लेस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, या आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले का उत्पाद है। इसमें क्या होता है कि बढ़िया कॉटन के धागे से इसमें बढ़िया बढ़िया डिजाइन, जैसे आप देखते होंगे जो घरों में पावदान वगैरह या कुछ ऐसी बनाए मैटें, डोर मैटें वह बनाई जाती हैं, डोर मैट, वही वही उसी तरह के ये उत्पाद हैं। तो कॉटन थ्रेड से बनाए जाते हैं, कॉटन के धागे से बनाए जाते हैं। फिर है आपका हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को जीआई टैग मिला है, यह प्राकृतिक राल से बनी होती है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद की लाख की चूड़ी, इसको भी जीआई टैग मिला है। फिर है सिल्वर रूप तराकासी, इसको सिल्वर क्या बोलते हैं, सिल्वर फिलिग्री बोलते हैं, सिल्वर फिलिग्री बोलते हैं इसको। और यह कहाँ का है, यह कटक, कटक उड़ीसा का है, उड़ीसा, कटक का। यह मुख्यतः क्या है कि चांदी की जो है मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्तियाँ, मूर्तियाँ स्वरूप, अच्छा बढ़िया स्वरूप बनाया जाता है, स्वरूप। तो सिल्वर रूप तराकासी, इसको ध्यान रखिएगा। नरसापुर क्रोचेट आपको मैंने बता दिया, या प्राकृतिक राल से बनी हैदराबाद की लाख की चूड़ियाँ हैं आपकी। तो ये सारे उत्पाद थे जुलाई, जनवरी से जुलाई कंप्लीट उत्पाद हैं, इसके बाहर कोई भी उत्पाद नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी यह ज़रूर बताया करिए। और जो लोग चैनल पे हैं, बहुत लोग होते हैं क्लास आप देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में उनको हेजिटेशन होता है। आपका यह दायित्व है कि आप अपने भाई का सहयोग करें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और हमारी क्लास अनवरत इसी तरह चलती रहेगी जब तक संपूर्ण करंट अफेयर, विस्तृत करंट अफेयर, यानी आप करंट अफेयर पढ़ें उसके बाद कोई भी पेपर देने जाएं तो आप बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहे, ऐसा मेरा प्रयास है। तो क्लास अनवरत चलती रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।